दोस्तों नमस्कार। एलजी ने होम मिनिस्ट्री की एडवाइस पे केजरीवाल साहब के जो शीश महल का केस था उस पे सीएजी के ऑडिट के आदेश दे दिए। एक स्पेशल ऑडिट की बात कही गई। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल रहा हूं। जो शीश महल में रहते हैं वो दूसरों पे आरोप नहीं लगाते, और अगर उन्होंने आरोप लगाए तो उसका खामियाजा उनको अपने शीश महल से भी चुकाना पड़ सकता है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सीएजी की इन्वेस्टिगेशन कही गई है, ऑडिट कही गई है, भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका क्या मतलब है, वो किन किन बातों की जानकारी कर सकता है या करेगा, किस किस तरह के परिणाम आने की संभावनाएं हैं, और जो रिपोर्ट आएगी उसका क्या होगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 4 हिस्से हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के और आज की डिस्कशन के। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत सारी जानकारी, जो लीगल जानकारी है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, जो लोग फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में अधिकारी हो। क्योंकि जिस ऑडिट की चर्चा आज मैं करने वाला हूं, ये ऑडिट प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कहां कहां पे आपका ऑडिटिंग हो सकता है, इसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करने वाला हूं। क्योंकि मैं बहुत सारे ऑडिट्स में इन्वॉल्व रहा हूं, यहां तक कि फॉरेंसिक ऑडिट में भी मैं इन्वॉल्व रहा हूं, तो मुझे इस बात का पता है कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है ऑफिसर्स के लिए या मैनेजर्स के लिए, अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। तो चलिए, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपका धन्यवाद। अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान में सीएजी सबसे पहले 1858 में आया था, जब अंग्रेजों का राज्य था। कारण बहुत सिंपल था कि जो पैसा भारत में अंग्रेजी हुकूमत को दिया जाता था वहां की राजशाही के द्वारा, उस पैसे का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां करप्शन तो नहीं है, साइफनिंग ऑफ तो नहीं है, जिस मकसद के लिए पैसा भेजा गया उसी मकसद में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इन सब की जानकारी के लिए और वहां वापस किंगडम में रिपोर्ट करने के लिए सीएजी का गठन हुआ 1858 में। उसके बाद जब 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में सीएजी का प्रावधान किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो चैप्टर 5 है भारत के संविधान का। तो ये कहना गलत है कि साहब ऑडिट क्यों होता है और किसके कहने से होगा। केजरीवाल साहब ये नहीं कह सकते कि आपने हमसे पूछा या नहीं पूछा। डिटेल में जाने से पहले यहाँ पे मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, जिसके लिए केजरीवाल साहब को अपने शब्दों पे दोबारा गौर करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था, दिल्ली के राजा हम हैं, ये हमारा पैसा है, और एलजी होते कौन है, हमारे काम में टांग अड़ाने वाले। ये केजरीवाल के शब्द थे। सवाल यह है कि हमारा पैसा नाम की कोई चीज भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में जो भी पैसा जनता के माध्यम से इकट्ठा होता है, चाहे वो टैक्सेबल टैक्स के रूप में हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो भारत सरकार का, वो सारा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अगर कोई मुखिया है तो वो है राष्ट्रपति। तो इस बात को हमें समझना होगा कि यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री ये नहीं कह सकता कि ये पैसा मेरा है, ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका मिसयूज नहीं हो और जिस काम के लिए एलोकेटेड हो वो उसी काम में इस्तेमाल हो, इसीलिए भारत के संविधान में सीएजी का प्रावधान है।
जैसा मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 148 में कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का प्रावधान है। आर्टिकल 149 में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटीज एंड पावर बताई गई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो है आर्टिकल 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स। जो ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी, इनका फिर होगा क्या? मान लीजिए सीएजी ने ऑडिट कर ली, फिर क्या होगा? क्या सीएजी उसको अपने पास रखेगा? ऐसा नहीं है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, क्योंकि जो सीएजी अपॉइंट होते हैं वो राष्ट्रपति से अपॉइंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और राष्ट्रपति महोदय फिर कैबिनेट को ये कहेंगे कि अगर ये संसद से संबंधित है या भारत सरकार से संबंधित है, आप इस सीएजी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करें। इसी तरह से अगर ये राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट जाएगी विधानसभा। अब केजरीवाल साहब की समस्या ये है, जिसका मैं लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आगे आपसे चर्चा करूंगा, कि जब सीएजी की रिपोर्ट मान लीजिए आती है और वो एडवर्स रिपोर्ट आती है, क्योंकि जिस तरह के घोटालों की बात सामने आ रही है, अगर वो बात सही है और सीएजी की रिपोर्ट अगर एडवर्स रिपोर्ट आती है, तो केजरीवाल साहब के मंत्रिमंडल को या केजरीवाल साहब को खुद वो रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी होगी, जो खुद उनके खिलाफ होगी कि उनका जो शीश महल है वो अनियमितताओं से भरा हुआ है। जो अनियमितता वहां हुई है उसका डिटेल उस रिपोर्ट में होगा, जो सारे सांसद या सारे विधायक पढ़ेंगे और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो जनता के सामने आएगा। इसका मतलब जो गड़बड़ हुई है वो डॉक्यूमेंटेड होगी। अब समस्या केजरीवाल साहब की है कि वो हर चीज को फर्जी बोल सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं ये प्लांटेड रिपोर्ट है, लेकिन जब सीएजी रिपोर्ट बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिपोर्ट बनाएगी, तो ये एलिगेशन का कोई मतलब नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसी तरह से सीएजी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका मतलब इनके जो निर्णय हैं वो पार्टीसान नहीं हो सकते, वो पार्टी से संबंधित नहीं हो सकते। ये बात को हमें समझना होगा, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज बोला जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि 149 में सीएजी की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, लेकिन वहां तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब सीएजी की ड्यूटीज क्या होंगी, इसको विस्तार से बताने के लिए एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, जो है सीएजीज ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। उससे पहले भी एक्ट था, क्योंकि 47 में संविधान में था प्रावधान, तो एक पुराना एक्ट था जिसको अमेंड करके, मॉडिफाई करके, चेंजेस करके 1971 में दोबारा संसद ने उसको पास किया। और उसमें यह कहा गया है कि सीएजी की ड्यूटीज क्या होंगी। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे शीश महल की चर्चा करेंगे तो तब ये बातें हमारे को इंपॉर्टेंट है, समझ में आएंगी। Receipts and expenditure from the consolidated fund of India and of the state and union territories having legislative assembly। अगर आपने भारत सरकार के पैसा खर्चा है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी, आपका ऑडिट हो सकता है। यही जिम्मेवारी सीएजी की है कि भारत सरकार का पैसा कहां गया, कहां से आया, कहां गया, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स दोनों का ऑडिट किया जाएगा। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट केप्ट इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट का अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे आज हम एचएएल की बात कर रहे हैं, डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है टेक्निकली, लेकिन अगर वो कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें कोई खर्चा होता है, अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, उससे उनका प्रॉफिट होता है, चाहे वो लाइसेंस फी हो, रॉयल्टी हो, या उसमें कोई लॉस होता है, इस सारा ऑडिट सीएजी की जिम्मेवारी है। अकाउंट्स ऑफ स्टोर एंड स्टॉक्स केप्ट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट।
अब आपने स्टेशनरी खरीदा, आपने कंप्यूटर्स खरीदे, आपने गाड़ियां खरीदी, आपने मकान खरीदे, प्रॉपर्टीज खरीदी। भारत सरकार बहुत कुछ खरीदती है, भारत सरकार बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। तो जो कैपिटल गुड्स हैं, जो कंज्यूमेबल्स हैं, वो किसने खरीदे, कहाँ खरीदे, सही रेट पे खरीदे, नहीं खरीदे, जितने खरीदे हैं या नहीं है। कंप्यूटर या लैपटॉप आपने 100 खरीदे, चोरी हो गए, कैसे पता लगेगा? उसका ऑडिट कौन कर रहा है? तो ये सारा काम सीएजी का है। गवर्नमेंट कंपनीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, बहुत सारी हैं, रेलवेज है, आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं, आपकी बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, और भी सर्विसिंग कंपनीज हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, ये सब जो भारत सरकार के कानून के तहत बनी हुई कंपनियां हैं, इन सब का ऑडिट भी सीएजी करेगा। Corporations established by and under the laws made by the Parliament in accordance with the provisions of respective legislation. मान लीजिए आपने एमएमटीसी बनाया, आपने एनडीडीबी बनाया, आपने कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो भारत सरकार के कानून के तहत बना, उसका ऑडिट की जिम्मेवारी भी सीएजी की है। अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, अगर हम बात करें जो भारत सरकार की तरफ से फाइनेंसिंग किया जाता है, bodies substantially financed from the consolidated funds of union and state governments, anybody or authority even through not substantially financed from the consolidated fund, the audit of which may be entrusted to the CAG. हो सकता है आपका heavily finance नहीं हो या substantially finance नहीं हो, जैसे हम ग्रांट दे देते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उसकी कोई ग्रांट है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, भारत सरकार ने मान लीजिए उसमें 5 करोड़ ही दिया या 10 करोड़ दिया भारत सरकार ने अपने पैसे से, और किसी खास पर्पज के लिए दिया, एज पर एग्रीमेंट और एज पर कॉन्ट्रैक्ट और एज पर स्कोप ऑफ वर्क, उसका ऑडिट भी भारत सरकार करवा सकती है। तो इसलिए बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो भारत सरकार के साथ काम करते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके डॉक्यूमेंटेशन बराबर हो, ताकि उस पर काम हो सके। ग्रांट्स एंड लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू बॉडीज एंड अथॉरिटीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे ग्रांट्स दे दी जाती है, फ्लड रिलीफ है, कोविड की ग्रांट है, किसी और चीज की ग्रांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट है, कोई रिलीफ मेजर्स के लिए ग्रांट है, लेकिन उसका ऑडिट हो सकता है। ये नहीं कि पैसा दे दिया तो उसको कुछ भी करें, वो भी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई अथॉरिटीज क्रिएट की गई हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, उसके लिए पैसा दिया गया, क्या उन्होंने सही काम किया या नहीं किया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उनको किसी पर्पस के लिए पैसा दिया गया, लेबोरेटरीज बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए, उन्होंने सही काम किया या नहीं किया, ये सारा काम ऑडिट सीएजी कर सकता है। देन इंटरेस्टेड ऑडिट्स, दैट इज those of Panchayati Raj institutions and urban local bodies under the technical guidance and support of CAG. बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं पंचायती राज सिस्टम, अब हर जगह तो सीएजी नहीं जा सकता, लेकिन सीएजी उनके लिए गाइडलाइंस बना सकता है कि आपको काम कैसे करना है। ये है सीएजी का स्कोप ऑफ वर्क एज पर सीएजी एक्ट 1971। तो दोस्तों, यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि केजरीवाल साहब के जो शीश महल का इशू है, उसके हर एस्पेक्ट को सीएजी ऑडिट कर सकता है। अब हम आते हैं ड्यूटीज ऑफ सीएजी, जिसकी मैंने चर्चा आपके साथ कर ली है, लेकिन इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सेक्शन 10 से लेकर 20 तक वो सारी चीजें दी गई हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शीश महल का इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल ऑडिट कहा गया है, उस पे एलिगेशंस क्या है। उसमें एलिगेशंस ये हैं, 6 इश्यूज हैं जिसमें ये कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को ऑडिट करना है। अब आप कहेंगे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का काम तो ऑडिटर का है, एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज भी क्या सीएजी करेगा? जी हाँ, सीएजी किन किन बातों पे फोकस करेगा उसकी चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि किन किन मुद्दों को लेके सीएजी शीश महल की इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन जो 6 मुद्दे एलजी साहब ने सीएजी को करने को कहा है, वो है
extravagant expenditure under the direction or behest of Honorable CM Madam, which is केजरीवाल साहब की वाइफ, केजरीवाल साहब की जो वाइफ हैं, उनके कहने पे जो खर्चा हुआ है, क्योंकि वहां पे ये कहा गया कि मैडम जाके शॉपिंग करती थी, ये सारा सिलेक्शन मैडम का किया हुआ था और ऑफिस ऑर्डर ये निकाला गया था कि जो मैडम कहती हैं वो आप करो। तो जितना खर्चा ये हुआ है सरप्लस, ये केजरीवाल साहब की वाइफ के कहने पे हुआ है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये विद इन पॉलिसी हुआ या पॉलिसी के बाहर हुआ। एक मुद्दा ये है। दूसरा, रिनोवेशन के नाम पे पूरी बिल्डिंग नई बनाई गई, ये वायलेशन था। कौन कौन से कानून वायलेट हुए, कैसे हुए, इसका ऑडिट सीएजी करे। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पीडब्ल्यूडी ने बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं ली गई। कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से प्रोसीजर्स का वायलेशन हुआ, कौन अकाउंटेबल है, इसका ऑडिट भी सीएजी करेगा। इनिशियल कॉस्ट 15 से 20 करोड़ बताई गई, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 53 करोड़ 53 करोड़ हो गई। तो इसमें यह है कि किस तरह से इस एस्टीमेट को इन्फ्लेट किया गया, कौन कौन से प्रावधानों का वायलेशन किया गया और सच्चाई क्या है, इसका ऑडिट की जिम्मेवारी भी सीएजी को दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आई है कि जो ट्री प्लांट ट्रांसप्लांटेशन होना था, क्योंकि घर बनाने के लिए जिन पेड़ों को काटा गया था, वो जो नॉर्म्स हैं एनजीटी के और फॉरेस्ट कवर के या ट्री फेलिंग के, उन नॉर्म्स का भी वायलेशन हुआ। इसका इन्वेस्टिगेशन भी सीएजी को करना है। तो ये 6 एलिगेशंस हैं जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी एलजी के पास। एलजी ने उस रिपोर्ट को होम मिनिस्ट्री भेजा। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि आप इसका स्पेशल ऑडिट सीएजी से करा लीजिए ताकि सच्चाई सामने आ जाए, फैक्ट हमारे सामने हो, फिर देखा जाएगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि हमको क्या कार्रवाई करनी है। तो यहां तक स्थिति थी सीएजी के ऑडिट को लेकर। सीएजी के ऑडिट में जो इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं, जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, सीएजी 5 तरह का ऑडिट करेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात की केजरीवाल साहब की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली। एलिगेशन हमने देख ली। सीएजी 5 तरह के ऑडिट करेगा। पहला, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, कि जो 12 करोड़ था या 20 करोड़ था वो 53 करोड़ कैसे हो गया, किसने परमिशन दी, किसके आदेश पे हुआ, क्या वो कानून सम्मत था या नहीं था, प्रोसीजर्स फॉलो हुए या नहीं हुए। सारे सिस्टम्स को सीएजी ऑडिट करेगा कि पैसे का जो मूवमेंट था या रिलीज था, या उसके बिल आए या नहीं आए, इन्फ्लेटेड बिल तो नहीं थे, क्या वास्तव में इंपोर्टेड पर्दे थे, इंपोर्टेड टाइलें थी, या ये लोकल थी, इन पे इन्फ्लेटेड बिल था, किस तरह से आर्किटेक्ट का सिलेक्शन हुआ, किस तरह से मटेरियल सिलेक्शन हुआ, टेंडरिंग हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजें ऑडिट में आएंगी। तो ये पूरा एक ऑडिट होगा और जरूरत पड़ी तो फॉरेंसिक ऑडिट भी सीएजी करवा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी ऑडिट। रेगुलेटरी ऑडिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कानून है क्या उनका उल्लंघन तो नहीं हुआ, जो आपको जिस नॉर्म्स के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे पीडब्ल्यूडी को कहा गया है कि आप 750 रुपए तक की टाइलें लगवा सकते हैं। उन्होंने अगर 5,000 रुपए या 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की टाइलें लगाई तो ये रेगुलेटरी वायलेशन है, उन्होंने कानून को तोड़ा है, क्योंकि कानून में गाइडलाइंस दी हुई है, नॉर्म्स दिए हैं। कौन जिम्मेवार था, कैसे होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, कैसे रिकवरी होगी उस ओवर एक्सपेंडिचर की, इन सब बातों को देखने की सीएजी की जिम्मेवारी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इशू आता है ऑडिट का, वो आता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब जितने भी अधिकारी थे, मंत्री थे, ये उनकी जिम्मेवारी है, जिसको ये कहा जाता है कि आपको वहां बैठाया इसलिए गया है एज ए मंत्री, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए अधिकारी। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि आप इस बात को देखें कि जो ऐसा वेस्ट हो रहा है या लग रहा है, क्या वो आपने दिमाग का इस्तेमाल किया, समझदारी का इस्तेमाल किया।
क्या आप सिस्टम और देश और सिस्टम के प्रति या राज्य के प्रति फेथफुल रहे? क्या आपने इकोनॉमिक अप्रोच किया, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन किया? क्या अगर इस तरह की कोई चीजें हो रही थी तो आपने लेजिस्लेटर्स, जो वहां के एमएलए या एमपी या मंत्री थे या सीएम थे, उनके नजर में लाए कि सर ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ताकि ये खर्चा कम किया जाए? क्या आपके अधिकारियों ने, मंत्रियों ने इन बातों का ध्यान दिया या नहीं दिया? ये इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी तरफ से जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, इनएप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर था, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए? जैसे 3 टेंडर का पर्पज ही यही है कि सर हमने 3 टेंडर लिए और जो L1 था हमने उसको दिया। यहाँ पे प्रोप्राइटरी का एक प्रोविजनिंग है, कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आपको 3 टेंडर चाहिए, लेकिन आप सही कीमत पे कैसे आए इसके लिए एक नॉर्म बन गया है कि कम से कम 3 टेंडर मंगवा लो। ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोप्राइटरी का कंसिडरेशन ये है कि एक वेंडर से अब आप लाते हैं तो आपको क्या पता कंपैरिजन क्या है, बाजार क्या कहता है। तो ये भी सीएजी इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या इस तरह का प्रॉपर टेंडरिंग सिस्टम हुआ या नहीं हुआ इस पूरे शीश महल के निर्माण में। फिर एफिकेसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, कि जिस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ शीश महल को बनाने का, क्या वो एफिशिएंट था? उसका एग्जीक्यूशन जो था, उसका जो परफॉर्मेंस ऑडिट था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम 1 महीने में हो सकता था उसको आपको 1 साल में करना पड़ा? जो काम मान लीजिए 100 मैंडेज में हो सकता था, आपने 500 मैंडेज के पैसे दिए, लेबर आके बैठी रही, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आपके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उसको टाइमली कंप्लीट किया नहीं, इसके कारण कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, क्वालिटी खराब हुई, पिलफरेज हुआ, चोरियां हुई, डैमेजेस हुए, कुछ भी हो सकता है विद टाइम। तो क्या आपने प्रॉपर टाइम पे एज पर नॉर्म्स काम किया या नहीं, इसका भी ऑडिट सीएजी करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लास्ट में, जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिट का, दैट इज सिस्टम्स ऑडिट। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके सिस्टम्स काम कर रहे थे या नहीं कर रहे? जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया या नहीं किया? इसका पर्पस ये है कि आप सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो आपको अचीव करना था, क्या आप उसको कम कीमत पे कर सकते थे? क्या आपने जो सिस्टम्स थे उनको फॉलो किया या नहीं किया? जैसा एक ऑप्शन है कि टेंडरिंग, एक ऑप्शन है क्वालिटी चेक। मान लीजिए पता लगता है कि आपने कोई मटेरियल मंगवाया और बाद में उसको रिजेक्ट करके दोबारा मंगवाया। अब सवाल ये है कि पहली बार में वो खराब डिफेक्टिव मटेरियल क्यों आया? आपके जो क्वालिटी सिस्टम्स थे, क्या वो काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? ऑन साइट पे इंस्पेक्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था? जो वेइंग बराबर थी, हो सकता है कि आपने पैसा दिया हो 10,000 फीट का, माल आया हो 8,000 फीट, या आपके पास 10,000 फीट आया हो, आपने लगाया हो 8,000 फीट, 2,000 फीट वेस्ट हो गया हो और जिसकी कीमत कई लाख रुपए हो। ऐसा भी होता है कंस्ट्रक्शन में। तो ये पूरा सिस्टम ऑडिट इस बात को देखेगा कि क्या जो पूरा काम था वो इकोनॉमिकली हो सकता था या नहीं। और सिस्टम ऑडिट में ये भी चेक किया जाएगा कि किसने ऑथराइज किया, किसने उसकी रिकॉर्डिंग करी, कौन अकाउंटिंग था, इंटरनल कंट्रोल्स क्या थे। अगर मान लीजिए मंत्री ने बोल दिया कि मेरे हिसाब से आप काम करो, चीफ इंजीनियर को बोला कि आप हमको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जिसको पैसा रिलीज करना था, क्या उसने भी सिस्टम बाईपास कर दिया? क्या वहां पे कनाइवेंस थी? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो मिला हुआ था, मान लीजिए, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मिला हुआ था? वहां के ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स भी मिले हुए थे? तो ये पता लगेगा कि पूरे सिस्टम में कितना बड़ा घपला था। ये ऑडिट करके सीएजी बताएगा। दोस्तों, मैं इसलिए इस मुद्दे को कह रहा हूं कि ये केजरीवाल साहब के लिए काउंटडाउन की शुरुआत है, क्योंकि समाज में अगर आप पब्लिक पैसे का गबन करते हैं, और मान लीजिए जैसा अभी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में आया कि मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, उसी के बेस पे अब सीएजी रिपोर्ट आई। सीएजी रिपोर्ट अब टेंजिबल एविडेंस निकाल के लाएगी, हर डिपार्टमेंट में जाएगी, उनको ऑडिट का अधिकार है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वो साइट विजिट भी कर सकते हैं, बुला के अधिकारियों से पूछ भी सकते हैं, कैलकुलेशंस भी देखेंगे, टेंडर भी देखेंगे, ये पूरा ऑडिट होगा। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो वहां फॉरेंसिक ऑडिट का भी वो ऑर्डर दे सकते हैं। सीएजी के पास ये पावर है कि वो कई ऑडिटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं।
इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं और मान लीजिए एविडेंस केजरीवाल साहब के खिलाफ आते हैं, ये एक सीबीआई केस भी बन जाता है। और जब सीबीआई केस बनता है और सीबीआई अगर अरेस्ट करती है तो उनको शायद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के आगे अब आपके पास कुछ एविडेंस बचता नहीं है। तो अभी तक केजरीवाल साहब शायद ये बोल रहे थे कि मैंने साइन नहीं किए, मैं अधिकारी नहीं हूं या मेरा इंचार्ज नहीं हूं किसी मंत्रालय का, लेकिन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के हिसाब से ओवरऑल इंचार्ज तो आप हैं, पूरा सिस्टम तो आपकी देखरेख में चल रहा है। अगर सिस्टम हर लेवल पे फेल हो रहा है तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का कार्यालय सो रहा था। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के कहने से ये गड़बड़ हुई हो, लेकिन ऑडिट तो यही कहेगा कि सीएजी की ऑडिट ये बोलती है कि चीफ मिनिस्टर कार्यालय या चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ was away from action or missing from action, missing from control, or he deliberately allowed leakages and wastages or misappropriation of public fund। ये एलिगेशन बहुत गंभीर है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद फिर सीबीआई की एंट्री हो सकती है, और सीबीआई अगर ये कहती है कि हाँ ये पैसा मिसअप्रोप्रिएट होके साइफन ऑफ हुआ है, तो फिर शायद ईडी की एंट्री भी हो जाए। तो दोस्तों, अब ये केजरीवाल साहब की कैरियर की शायद सबसे बड़ी चुनौती है, और उनके घर की चुनौती है, जिसके कागज वो आधी रात को चुरा के डिस्ट्रॉय करवाना चाहते होंगे शायद, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में तो रात को 2:12 पे विजिलेंस ऑफिसर के कमरे से चोरी होते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग आई है। ये सारी बातें बहुत गंभीर है, और अब क्योंकि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये देखेगा कि सीएजी ऑडिट चल रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोकेगा, और रोकने का अधिकार भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये राष्ट्रपति या गवर्नर के आदेश से होता है। और जब ये रिपोर्ट आएगी, मान लीजिए इसमें घपले आते हैं, तो केजरीवाल साहब की ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी, मतलब वो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए केजरीवाल के ऊपर एक दाग बन जाएगा। फिर वो ये नहीं कह सकते हम कट्टर ईमानदार हैं, तो इसकी पॉलिटिकल कीमत उनको चुकानी होगी, इसका खामियाजा उनको राजनीतिक रूप से उठाना होगा, लीगल चैलेंजेस बढ़ेंगे, और हो सकता है कि कुर्सी भी गंवानी पड़े। अब देखते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट क्या फाइंडिंग्स लेके आती है। हम इस मुद्दे पे नजर बनाए रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों, जिस डिटेल से मैंने आपको ये बताया, अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम्स को फॉलो करना जरूरी है, चाहे आप सरकार में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि पैसे के मामले में एलिगेशंस बहुत आसानी से लगते हैं, और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं रखे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया है, तो करप्शन का एलिगेशन आप पे भी लग सकता है और आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है सारे दर्शकों से कि आप जहां तक हो सके, जब पैसे का मामला आए, केयरफुल रहिए, और दूसरे का पैसा हो तो ज्यादा केयरफुल रहिए। दूसरे का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, संस्थाओं का, बैंकों का, लोन का। पर्सनल हो, आप वेस्ट करेंगे, वो आपका पैसा, किसी और का पैसा, किसी और संस्था का पैसा, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा, सरकार का पैसा, अगर आप हैंडल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, क्योंकि ऑडिट का अधिकार प्राइवेट सेक्टर में भी सिस्टम को है। इवन प्राइवेट सेक्टर कंपनी का ऑडिट अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सेबी भी करवा सकती है, स्टॉक एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, कंपनी एक्ट के अंदर भारत सरकार भी करा सकती है। तो बचना आसान नहीं है अगर गड़बड़ हुई है। तो मेरा ये कहना है कि इस बात को ध्यान रखें, और केजरीवाल साहब के केस को हम मॉनिटर करते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और महत्वपूर्ण मुद्दे में मैं आपसे बात करता रहूंगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।